हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। अभ्यास प्रश्न डे 4 होगा और आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक फतेह सीरीज को नहीं देखा है तो आप फतेह सीरीज को टिल द एंड तक जरूर देखें, फ्रॉम द बिगनिंग। उससे आपके टोटल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और किस कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपके उसमें समाये हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय सांख्यिकी का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं आपके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कौन सा आपका इंटरनल यूजर नहीं है? इंटरनल मतलब आंतरिक यूजर नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉय या ओनर? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, ओनर। लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं करना। देखिए, आप सोचते हैं कि बिजनेस के अंदर ही तो काम करने वाले होते हैं एम्प्लॉय, लेकिन क्या एम्प्लॉय को इतना राइट होता है कि वो टोटल फाइनल अकाउंट उठाकर और फर्म की बैलेंस शीट वगैरह चेक कर सकते हैं? क्या कोई भी फर्म उन्हें इतनी अलाउड कर देगी कि आप कोई भी P&L देख लीजिए जाकर ऑफिस में जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, या आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, क्या वो कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर? नहीं कर सकते। साल के दौरान में वो जो पब्लिश होगी उस पब्लिश को तो वो देख सकते हैं, लेकिन उसको चेक नहीं कर सकते। अब मैनेजर की बात करो, क्या मैनेजर चेक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। ओनर जो मालिक होता है वो चेक कर सकता है। तो ये एम्प्लॉय जो है ये इन चीजों को चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको हम एक्सटर्नल यूजर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, या असाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, या प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज? अब इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा सही आंसर होगा, मतलब आपका एक होगा या केवल तीसरा होगा, या पहला और दूसरा दोनों सही है, कौन सा सही है? आपको बताना है इसमें कौन सा लेखांकन के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर इसमें आप चूज कीजिए और चूज करके जल्दी से बताइए। तो देखिए, यहाँ पर आप फर्स्ट को देखेंगे तो मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल होता है। सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड रखता है अकाउंटिंग ही रखता है, तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। और अगर दूसरे की बात करें, यहाँ पर दूसरा है आपका असाइन असाइन फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आंकलन करना, ये भी होता है। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी। तो ये देखिए, इसमें जो ये यूजफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन जो देता है, ये भी बात सही है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब आंसर आपका डी होगा। पहला, दूसरा और तीसरा सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? जब क्लियर प्रेजेंटेड हो रही हैं, तो जब क्लियर हैं तो आपको समझ में भी आएंगी। अब आप इस इशारे से समझ गए होंगे, समझ में आएंगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलीवेंस, कंपेयरबिलिटी या रिलायबिलिटी? तो सही ऑप्शन होगा आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। तभी तो आप सही समझेंगे जब ये क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what will be the effect of the outstanding rent of the on accounting equation? अकाउंटिंग इक्वेशन का आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, तो इसमें क्या इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इक्वेशन, सॉरी, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या होगा? तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। तो इससे क्या होगा आपका, इससे डिक्रीज इन द एसेट, आपकी एसेट कम हो जाएगी और आपकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, या आपकी एसेट तो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो अनदर एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। या ऑप्शन सी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल, या आपका लास्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। मतलब इससे क्या होगा, आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट है, और साथ में आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी इन कैपिटल नहीं।
आप एक बात देखिए, ये है आपकी एसेट। रुक जाइए, अब इसका आंसर देखते हैं। एसेट और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है आपकी, इंक्रीज होगी। आउटस्टैंडिंग रेंट आप यहाँ लिखेंगे, पहली बात। और साथ में ये एक आपका खर्चा है, आपने दिया थोड़ी ना है अभी इसको, पेड तो नहीं किया ना, तो इसका मतलब आपका एक खर्चा है, तो खर्चा क्या करेगा, आपकी कैपिटल को भी कम कर देगा। तो देखिए यहाँ कैपिटल तो कम हो रही है आपकी इससे, आउटस्टैंडिंग रेंट से, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी, आपकी दूसरी जो आउटस्टैंडिंग में आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है आउटस्टैंडिंग के नाम से। एसेट साइड में से कुछ नहीं हो रहा, ना ही कोई एसेट कम हो रही है, ना कोई ज्यादा हो रही है। हाँ, इसको पेमेंट करते तो फर्क पड़ता, लेकिन एसेट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक लाइबिलिटी बढ़ रही है और एक कम हो रही है। तो अब आप देखिए क्या है, डिक्रीज इन एसेट, एसेट में तो डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट, या इंक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन कैपिटल। तो देखिए ये सही है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मतलब इंक्रीज हो जाती है आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो जाती, लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, और दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है आपकी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कम हो जाती है। अब सुन लीजिए दूसरा कैसे, देखिए कोई भी खर्चा हो, अगर कोई खर्चा होता है तो उससे आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, ये याद रखना, कम हो जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन में। आप अगर फर्दर सीरीज में जब आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो देखेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि मैंने किस तरह से आपको क्लियरली बिल्कुल बताया हुआ है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैसे काम करती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Goods taken away by the proprietor from the business for his personal use will be recorded in। यदि मालिक ही, बिजनेस का स्वामी मालिक अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लेता है बिजनेस से, तो उसको कह रहे हैं रिकॉर्ड उसको किया जाएगा, यूज विल बी रिकॉर्डेड इन। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे आप, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे आप, या परचेज रिटर्न बुक में करेंगे, या जर्नल प्रॉपर में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका सी, परचेज। इसको आप कहाँ से करेंगे, देखिए जब ड्राइंग होता है तो एंट्री क्या बनाते हैं आप, एंट्री बनाते हैं ड्राइंग अकाउंट, तो होता है आपका डेबिट, और टू हो जाता है यहाँ पर परचेज अकाउंट। क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर परचेज कहाँ पर है, ये परचेज रिटर्न है, जर्नल प्रॉपर है, सेल्स, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए आप ये मत पूछना, इतनी डीपली यहाँ बात नहीं करेंगे कि आखिर ये इसको डेबिट क्यों किया है और इसके क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये मैंने कहाँ बताया है आपको, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या होते हैं। ठीक है, फिर मैं थोड़ा हिंट दे दूं। देखिए ये डिनोट करता है, ड्राइंग और कैपिटल अकाउंट ये ओनर के अकाउंट को डिनोट करता है, और उसको हम पर्सनल अकाउंट में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखांकन व्यक्तिगत पूर्वाग्र अकाउंटिंग में भी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द पर्सनल बाइस। जो अकाउंटिंग में जो पर्सनल बाइस है, पक्षपात है, वह हो सकता है, वह हो सकता है। और दूसरा, इन अकाउंटिंग चॉइस हैज टू बी मेड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग। लेखांकन में वैकल्पिक लेखांकन नीति में से चुनाव करना होता है। अकाउंटिंग में क्या करते हैं आप, चॉइस होती है आपकी मेड फ्रॉम ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग, के आप अकाउंटिंग कोई से भी ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें सही हैं आपकी, या एक सही है एक गलत है। तो देखते हैं। देखिए पहला, ये पर्सनल बाइस से अकाउंटिंग में जो पर्सनल बाइस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। क्यों हो सकती है, देखिए जो भी अकाउंटिंग करा रहा है अपने बिजनेस की, वो हमेशा चाहेगा कि उसका बिजनेस अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ पर बात सही कहा गया है, असर्सन आपका सही है, पर्सनल बाइस हो सकता है, पक्षपात हो सकती है। दूसरा रीजन दिया हुआ है, रीजन में क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में चॉइस होती है कि आप मेड फ्रॉम द, आप लेखांकन में विकल्प, लेखांकन नीति में से चुनाव कर सकते हैं। जैसे आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है, तो इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे आप कंपनी एक्ट की बात करेंगे तो उसने साफ कहा है कि आपको एक्रूअल बेसिस ही यूज करना है। तो इसका मतलब जो आपका असर्शन ए है, असर्शन ए आपका सही है, लेकिन आपका रीजन गलत है। अब आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पर आंसर, जहां पर असर्शन ए सही हो लेकिन आर
इनकरेक्ट हो। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा, असर्शन ए, तो ए एंड आर दोनों करेक्ट है, नहीं। दूसरा देखते हैं, बोथ असर्शन ए एंड आर आर करेक्ट, क्या दोनों करेक्ट है, नहीं। आगे कह रहा है असर्शन ए इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, या असर्शन ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। is prepared by the seller at the time of the sale of goods against cash which acts as the evidence। देखिए एविडेंस का काम करेगा अगर इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, सेलर तैयार करता है इसको। किसको सेलर तैयार करता है? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर सेलर गुड्स बेच रहा है तो वो क्या तैयार करेगा, और वो भी किस लिए तैयार करेगा वो इस डॉक्यूमेंट को, ताकि ये एविडेंस का काम करे। तो क्या कैश इन स्लिप होगा, कैश बिल होगा, कैश मेमो होगा, या वाउचर होगा? तो देखिए जब वो माल बेच रहा है वो भी कैसा बेच रहा है, नगद बेच रहा है। ठीक है, नगद उसने माल बेचा है तो वो क्या तैयार करेगा यहाँ पर, वो तैयार करेगा आपका कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो तैयार करता है अगर नगद सेल बेची होती है। नगर माल वो बेच रहा है तो कैश मेमो तैयार करेगा, उधार बेच रहा है तो वो इनवॉइस तैयार करेगा। तो ऑप्शन आपका ए सी सही होगा। और ये एविडेंस होता है, ये सबूत होता है, ये प्रूफ होता है, साक्ष्य होता है कि हाँ सेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड, तो इंटेंजिबल मशीनरी को कहेंगे, फर्नीचर को कहेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहेंगे, या बिल्डिंग को कहेंगे? देखिए मशीन को यू कैन टच एंड यू कैन सी, सो दिस इज नॉट योर इंटेंजिबल एसेट, दिस इज टेंजिबल एसेट। बट इफ वी टॉक्स अबाउट फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका क्या होगा, ये आपका टेंजिबल एसेट होगा, क्योंकि इसको भी आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये आपका टेंजिबल एसेट नहीं होगा, ये इंटेंजिबल एसेट होगा। आप जो देख पाते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर देख पाते हैं, आप जो टच कर पाते हैं सीपीयू को टच कर पाते हैं, लेकिन कभी आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज ओनली आप प्रोग्राम इन कंप्यूटर। सो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। बिल्डिंग को आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेबिट बैलेंस ऑफ अ डेटर अकाउंट। देखिए अगर डेटर्स, आपने देखा होगा डेटर्स अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है, तो फर्म के लिए, तो डेटर्स अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है आपका, ये होती है आपकी एसेट्स, मतलब फर्म के लिए एसेट होती है। और एसेट के अकाउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा वो क्रेडिट, वो डेबिट से शुरू होते हैं, और डेटर्स डेबिट से ही होते हैं। तो अब यहाँ पर आप बताइए, डेबिट जो यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस क्या दिखाएगा, अमाउंट पेबल, कि आपको जो अमाउंट पे करना है, या अमाउंट रिसीवेबल, जो आपको अमाउंट मिलेगा। तो ये दिखाएगा अमाउंट आपका रिसीवेबल, जो अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका डेबिट में बैलेंस आ रहा है, डेबिट का बैलेंस, लेकिन लिखा कहाँ जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा। अगर आप पर लेजर आते हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि यहाँ क्यों लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिपेयर्ड, अगर आपको मूल्यह्रास की रिकॉर्डिंग करनी है तो इसके लिए क्या तैयार किया जाएगा? आप डेबिट वाउचर तैयार करेंगे, ट्रांसफर वाउचर तैयार करेंगे, क्रेडिट वाउचर तैयार करेंगे, इनवॉइस तैयार करेंगे? तो यहाँ पर आप क्या तैयार करने वाले हैं, यहाँ आप तैयार करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ आप ट्रांसफर वाउचर तैयार करेंगे। ऐसा क्यों? देखिए एक ये नॉन ट्रांसफर वाउचर का दूसरा नाम है नॉन कैश वाउचर, जिसमें बिजनेस में ना कैश आता है ना जाता है, तो वहां आप क्या तैयार करते हो, ट्रांसफर वाउचर तैयार करते हो। डेबिट वाउचर कब तैयार होता है, ये डेबिट वाउचर तैयार अलग होगा आपका, और क्रेडिट वाउचर ये पैसे पर ही तैयार होते हैं, जब पैसा आता है या जाता है, ये दोनों तब होते हैं। और इनवॉइस आपका जब उधार माल बेचा जाता है तब तैयार किया जाता है, लेकिन ट्रांसफर वाउचर आपका तब तैयार होता है जब कोई कैश ना आता है ना बिजनेस से जाता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में किसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे? परचेज ऑफ गुड बिल्कुल करेंगे रिकॉर्ड। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ की क्वालिटी कैसे रिकॉर्ड कर दोगे जब उसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, आप मनी में नहीं बता सकते कि कितनी उनकी स्टाफ की क्वालिटी है, तो आप इसको नहीं मेजर कर सकते, नहीं रिकॉर्ड कर सकते। पेमेंट ऑफ सैलरी बिल्कुल करेंगे इसको रिकॉर्ड। आपने गुड्स बेचा है उसको भी करेंगे, लेकिन आप स्टाफ की जो क्वालिटी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की सीमा है? लेखांकन की सीमा कौन सी है आपको वो बताना है। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ये होती है। तो व्यापार का क्या कहता है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल करता है, ये कोई इसकी सीमा नहीं है। सीमा मतलब जो नहीं कर सकता अकाउंटिंग। असिस्टेंट फॉल्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की गलत वित्तीय स्थिति का पता लगाना, नहीं गलत नहीं सही देती है, तो ये गलत बता रहा है यहाँ पर। आगे इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है बिल्कुल ये क्या है, यहाँ पर ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो आपकी थर्ड लिमिटेशन बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो ये करता है, क्या नहीं करता ये, एक तो गलत नहीं देता है सूचना, और दूसरा यहाँ पर ये इग्नोर कर देता है क्वालिटी क्वालिटी एलिमेंट्स को। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं आपकी सेकंड और थर्ड जो हैं ये आपकी सीमाएं हैं। तो सेकंड एंड थर्ड है कहीं ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी वैसे इसकी सीमा नहीं है क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है। पहली बात है ये सीमा या कुछ भी नहीं है ये। सॉरी। देखिए अगर दूसरे की बात करें तो असर्टेन फॉल्स फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसा नहीं है, ये असर्टेन नहीं करता है फाइनेंशियल पोजीशन, ये इसका काम है ही नहीं, ये अकाउंटिंग की बात है ही नहीं, ये सीमा नहीं है, उसके लिए ये सीमा नहीं है। वो तो सही देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रू देता है, और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी बनाता है, ये भी सीमा नहीं है। केवल आपके क्या है यहाँ पर, इग्नोर क्वालिटेटिव चेंज, ये थर्ड सही होगा ऑप्शन। तो थर्ड के लिए होना चाहिए केवल आपका ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आप लिख लें ओनली थर्ड। थर्ड जो है यहाँ पर, ये थर्ड क्या है आपकी, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, और यही तो पूछा था कि लिमिटेशन कौन सी है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सेकंड, और ये फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आप सही ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये, आप इसको नोट कर लें सही से और ध्यान कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द कॉमन फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रमोट्स। देखिए ये कहा जाता है कि सभी जो भी फर्म जो भी यूज करें अकाउंटिंग को, जो भी बना रहे हैं अकाउंटिंग, तो वो एक समान यूनिट ही यूज करें। उससे क्या फायदा होगा, ये किस चीज को बढ़ावा देता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी को, कंपेयरेबिलिटी को, रिलेवेंस को या रिलायबिलिटी को, तो ये देता है आपका कंपेयरेबिलिटी को ये बढ़ावा देता है। अब कंपेयरेबिलिटी को ये बढ़ावा क्यों देता है, ए ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि देखिए अगर आप सेम यूनिट यूज कर रहे हैं तो दो फर्म जो होते हैं उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं उनको आसानी से कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा बेटर है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आपको इसको खुद ही मैच करना है, खुद ही बताना है। तो बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और यहाँ पर गेन की बात हो रही है और यहाँ लॉस की बात हो रही है, ऐसा कोई नाम नहीं है कि हिंदी में आपको नहीं पता हो। देखिए रेवेन्यू क्या है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयगत खर्चे हैं ये, और गेन आपको पता ही लाभ है, और लॉस आपका है ही लॉस। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, अगर आप एक्सपेंस में से खर्चों में से माइनस करें रेवेन्यू को, इसका मतलब आपके खर्चे तो ज़्यादा हैं, मान लेते हैं 100, और रेवेन्यू है आपकी कम मतलब 80, तो ये 20 रुपए क्या होगा, लॉस होगा। तो ये तो सीधा सीधा लॉस से मिल जाएगा, मतलब सी का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी का मैच करेंगे आप। हाँ हाँ, ये तो हो जाएगा सी, तो इसको तो बाद में करेंगे, पहले तो ए का ही देखें। पहले तो ए को देखते हैं, ए की मैचिंग करेंगे, बी की करेंगे और यहाँ सी की करेंगे। तो ए में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करा है, ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं ये जो एक साल ही बेनिफिट देते हैं बिजनेस में। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे मशीन खरीदना, वो कई कई साल तक प्रॉफिट देते हैं। तो ए का क्या हो गया है आपका, ए का 3 हो गया, तो ए का 3 से मैच कर गया। गेन क्या होगा आपका, गेन होता है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब आप बिजनेस में इसको रिटेन गेन को रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, और इसको आप यूज भी कर सकते हैं बिजनेस में एज अ फाइनेंस। आपका बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी का आपका क्या होगा यहाँ पर, सी का हो जाएगा लॉस, मतलब अगर आप खर्चे ज्यादा हो जाते हैं इनकम कम हो जाती है तो आपको लॉस होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका 1। ठीक है, तो ये आपका बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये
पसंद आया होगा, आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For which of the following transaction capital account will be increase and decrease by the same amount in the accounting equation? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आपकी अकाउंट इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज। ऐसा बताना है आपको जिससे कैपिटल तो इंक्रीज होगी, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि उसी उतने ही अमाउंट से इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए फॉर द विच आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है जो कैपिटल को इंक्रीज करेगा पहले तो, और फिर कैपिटल को ही उतने ही अमाउंट से डिक्रीज कर देगा। तो ऐसा आपको बताना है, ऐसा कौन सा इसमें से ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा लेन देन है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर एडवांस में इनकम आई है तो ये तो एसेट को बढ़ाएगा आपकी, ये तो आंसर नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, तो ये आपकी एसेट को कम कर देगा, ये भी नहीं है। बैड डेप्ट इंसॉल्वेंसी डेटर्स, तो यहाँ बैड डेप्ट हुए हैं तो इससे क्या होगा, आपके डेटर्स मतलब एसेट कम हो जाएगी। तो आंसर क्या बचा आपका? डी बचा। अब डी कैसे बचा उसको सुन लो। इसने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइडेड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ है, देखिए जो ओनर है बिजनेस का, वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा लेके गया है, ठीक है, और जो लेकर गया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्राइंग। उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग कहते हैं आहरण हिंदी में। तो वो जो ड्राइंग करके लेके गया, मान लेते हैं 1,000 या 10,000 रुपये लेकर गया है, तो बिजनेस उससे क्या लेगा? इस पर इंटरेस्ट लेगा। अब जब बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेगा तो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। और मैंने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि इनकम से कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है? कोई बिल्कुल भी नहीं। एसेट इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरा क्या होगा कि इससे आपकी कैपिटल फिर डिक्रीज भी हो जाती है, क्योंकि कैपिटल किसको डिनोट करती है? कैपिटल भी जो रिप्रेजेंट करती है वो ओनर के ही अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल भी। तो इसका अकाउंट जो है कैपिटल मतलब ओनर का अकाउंट, एक बार तो बढ़ रहा है और एक बार कम हो रहा है। तो आपको याद रखना है, ये दो ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, मैं आपको दोनों को ही बता रहा हूँ। एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं हम IOD। तो IOD अगर आता है आपका अकाउंट इक्वेशन में, तो पहले तो आप उसको ऐड करेंगे और उसके बाद सेम अमाउंट के कैपिटल में से ही लेस करेंगे। और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बिजनेस कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो उसको पहले आप माइनस करेंगे और सेम अमाउंट से प्लस करेंगे कैपिटल में, क्योंकि वो ओनर के लिए इनकम होगी। ठीक है, तो ये दो ट्रांजैक्शन पूरी अकाउंटिंग में ऐसे हैं जिसको आप एक ही जगह माइनस प्लस करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिगार्डेड एज गुड्स। इसमें से आप किसको गुड्स की तरह मानेंगे? मशीनरी परचेज बाय रवि फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन परचेज की है रवि ने, तो ठीक सीधी बात है वो बिजनेस ही करेगा। चलो इसको क्या मानेंगे आप? गुड्स मानेंगे क्या, या कैपिटल मानेंगे? मशीनरी परचेज बाय द रोहित आर डीलर, एक वो डीलर है, डीलर ने क्या किया है? मशीन को परचेज किया है फॉर सेल, और उसको क्या करेगा? उसको वो सेल कर देगा। दूसरा है फर्नीचर परचेज बाय पाउल आ ग्रोसरी ओनर, एक ग्रोसरी ओनर है, उसने क्या फर्नीचर परचेज किया है। तो बताइए किसके लिए क्या होगा? अब यहाँ पर गुड्स की बात हुई है। देखिए गुड्स से मतलब होता है रॉ मटेरियल से, या उस गुड्स को, गुड्स के परचेज से मीन्स ये होता है मतलब उस गुड्स को परचेज करना जिसको आप रीसेल करेंगे, जिसको आप बेचेंगे। अब आप देखिए शुरू से दोबारा चेक कीजिए। रवि ने मशीन खरीदी है, मशीन परचेज बाय रवि। रवि ने विनिर्माण के लिए मतलब कुछ बनाने के लिए आपने मशीन खरीदी है, मान लेते हैं उस मशीन से वो क्या करेगा? कैंडल बनाएगा या क्रैकर, कैंडल बनाएगा, ये अपना वो डस्टर या मार्कर कुछ भी बनाएगा। उसने वो मशीन खरीदी है, तो मशीन क्या उसने बेचने के लिए खरीदी है? नहीं, वो तो कुछ और माल बनाएगा, तो फर्स्ट को तो हम गुड्स नहीं कह सकते। दूसरा देखिए मशीन परचेज की है रोहित ने, और वो कौन है? एक डीलर है, उसका तो गुड्स ही ये है, वो तो मशीन को ही खरीदता है और मशीन को ही बेच देता है, तो वो तो डीलर है इस चीज का, तो उसके लिए गुड्स होगा, क्योंकि वो इस चीज को खरीदेगा किस लिए? बेचने के लिए।
तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ है तो वो ग्रोसरी ओनर, और वो क्या कर रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है। तो वो फर्नीचर बेचने के लिए थोड़ी ना खरीद रहा है, वो तो अपनी दुकान में वैसे तो ग्रोसरी बेचता है, ग्रोसरी आइटम बेचता है। तो इसका मतलब केवल सेकंड ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसको हम गुड्स मान सकते हैं। मतलब जो चीज बेचने के लिए खरीदी जाती है बिजनेस में बार बार, उसको हम गुड्स कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर ओनली सेकंड एंड फोर्थ। ओनली सेकंड कहाँ पर है, तो यहाँ आंसर गलत है। इसमें क्या होगा सही आपका, ओनली सेकंड होगा, ये फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परचेज रेफर टू। अब देखिए दोबारा वही क्वेश्चन है, परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। परचेज किससे किसको कहते हैं, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस के यूज के लिए स्टेशनरी खरीदी है, यूज के लिए खरीदी है, ना कि बेचने के लिए। तो इसको हम परचेज नहीं कह सकते। एसेट फॉर द फैक्ट्री, आपने फैक्ट्री के लिए एसेट खरीदी है, ये भी बेचने के लिए नहीं खरीदी है। और गुड्स फॉर रीसेल, आपने माल दोबारा बेचने के लिए खरीदा है, तो आप इसको कह सकते हैं, आप परचेज कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो इसको भी आप गुड्स परचेज नहीं कह सकते। अब सीधा सा आप अपनी एंट्री याद कर लो, अगर आप किसी से गुड्स खरीदते थे तो आप जनरल एंट्री क्या बनाते थे। अगर मैं कहूँ गुड्स खरीदा, तो आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और अगर कैश में परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर ये एंट्री बनती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने फर्नीचर खरीदा, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखते हो आप, और टू कैश। तो आप देखिए, क्या फर्नीचर खरीदने में आप यहाँ परचेज लिख रहे हैं, या गुड्स खरीदने में, आप गुड्स खरीदने में लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या सही होगा, सी सही होगा। आप आपको सी को देख लीजिए, सी को कहाँ पर कह रहा है कि ओनली, ओनली सी, मतलब सी मतलब ओनली थर्ड। तो ओनली थर्ड किसको कह रहा है, ए में ही कह रहा है, ओनली थर्ड। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिट टू। तो ये कहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए, देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट थोड़ी देर पहले ही बताया था, और टू परचेज अकाउंट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बताया था। तो कहाँ पर क्रेडिट करते हैं इसको, इसको करते हैं आपके परचेज अकाउंट में। तो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में करते, ड्राइंग अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, या कैश अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पर क्या कैश निकाला है उसने, सॉरी गुड्स नहीं लिया, यहाँ गुड्स लेता तो परचेज होता। तो अब क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बिजनेस से गया है और कहाँ गया है, ड्राइंग में गया है। तो कैश अकाउंट में इसको आप क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन देखते हैं, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स। Bookkeeping involves summarizing the classified transaction into the form of the profit and loss account and balance sheet। कह रहे हैं कि बुक कीपिंग इन्वॉल्व होता है आपका समराइजिंग में। बुक कीपिंग के समराइजिंग में होता है, बिल्कुल नहीं। एंड क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ओनली अकाउंटिंग, और ये शुरू होता है आपका आइडेंटिफिकेशन से और खत्म हो जाता है आपका ये समराइजिंग पे। लेकिन यहाँ पर समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन को समराइज करना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस में नहीं कह सकते। तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बताता, वो तो अकाउंटिंग बताएगा। और रीजन दिया हुआ है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बात सही कही गई है कि बुक कीपिंग जो है किससे रिलेटेड, किसको कहते हैं कि एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग करने की, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं बुक्स में उनको रिकॉर्ड करने की। और वो भी कैसे होने चाहिए, मॉनेटरी होने चाहिए, मतलब जिनको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पैसे में मेजर या रुपए में मेजर कर सकते हैं। तो आपका ए गलत है, लेकिन आर सही है। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ असर्शन, बोथ तो नहीं यहाँ बात हो रही ना, बोथ यहाँ देखिए, असर्शन ए इनकरेक्ट है और आपका आर करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो रोहन ट्रेड, रोहन की बात करते हैं। रोहन ट्रेड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एंड प्रिपेयर विच कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू whom द गुड्स आर सोल्ड, द रेट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल अमाउंट ऑफ सेल।
तो रोहन मानक व्यापारी नामक व्यापारी उधार पर माल बेचता है और एक रसीद तैयार करता है जिसमें उन सभी पक्षों के नाम लिखता है जिसमें जिनको माल बेचा है। दर, मात्रा, बिक्री और कुल कितना बेचा है वो सारी चीजें लिखता है उधार बेचते हुए। तो इसमें से पूछ रहे हैं कि बताइए वो किस में लिख रहा है ये सारी चीजें। एक वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है जिस डॉक्यूमेंट में वो क्या क्या लिख रहा है। वो लिख रहा है कि रेट क्या है, किस रेट से दिया है, क्वांटिटी कितनी है मीन्स मात्रा कितनी है, और बिक्री कितने की हुई है, अमाउंट कितना है। तो ऐसा क्या होगा, और वो भी उधार बेच रहा है। ये भी बात है ना, यहाँ क्रेडिट बेच रहा है वो। तो देखो कैश मेमो की तो बात तब होगी अगर कैश बेचेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रिसीट का मतलब होता है जब कहीं से आपको पैसा मिल रहा है तब आप बनाते हैं। डेबिट नोट आप नहीं बना सकते। डेबिट नोट आप जब बनाएंगे जब किसी को आप डेबिट करेंगे। अगर आपने किसी को ज्यादा माल बेच दिया लेकिन बिल कम का बनाया था, बाद में आपको पता चला अरे माल तो उसको ज्यादा बेच दिया, उससे और पैसा लेना है, तो उस टाइम फिर आप डेबिट नोट बनाएंगे, मतलब उसको और डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो मुझे आप बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका। तो देखिए वो होगा आपका इनवॉइस। क्या होगा वो, इनवॉइस या बिल। जब माल उधार बेचा जाता है तब इनवॉइस, और हिंदी में बीजक, हिंदी में बीजक ये तैयार किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मस्त रहिए। जितनी अफवाहें हो रही हैं इन पर र्यूमर पर आप बिल्कुल मत जाइए कि एग्जाम तब होगा तब नहीं होगा। देखिए कोई ऐसी सफलता आज तक इतिहास में आप देखेंगे नहीं मिली कि आपको जब वैकेंसी आई हो और तब तैयारी की हो और तब सबका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन उनका ही होता है जो कंटिन्यूअसली कछुए की तरह अपना धीरे 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 मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। आप मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए, जैसे कि हम आपके लिए डेली कंटिन्यूअसली क्लास को लेकर आ रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि अभी वैकेंसी नहीं आई है तो तैयारी नहीं कराएं। हम भी आपकी तैयारी समय से पहले से ही करा रहे हैं, तो आप भी समय से पहले ही हमारा साथ दीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।